फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आई विल हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया, लेफ्टिस्ट कंट्रोल। थोड़ा बहुत मीडिया की बात भी कर लेंगे, लेफ्टिस्ट की जो कंट्रोल है, क्योंकि वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया है और कैसे इट अफेक्ट्स अ ऑर्डिनरी पर्सन। तो बहुत लोग कह रहे थे हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में बोलूं। सो एन अनाउंसमेंट फर्स्ट। पहला आधा घंटा वुड बी इन हिंदी, द फर्स्ट हाफ एन आवर वुड बी इन हिंदी। तो मैं हिंदी चैनल पे इसको अपलोड कर दूंगा। आफ्टर 30 मिनट्स, अभी हमने प्लान नहीं किया, कुड बी 35 मिनट्स, कुड बी 25 मिनट्स, उसके बाद वी विल स्पीक फॉर 15-20 मिनट्स इन इंग्लिश। सो दोज हु आर वॉचिंग इट ऑन इंग्लिश, if you understand Hindi, English both, please watch it throughout. But if you only understand English, because a lot of my friends from southern part of India and abroad say that we only understand English, तो आप 25-30 मिनट्स के बाद देखिएगा। अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। एंड एज ऑलवेज, अगर आप पहली बारी जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दी चैनल, चाहे वो हिंदी चैनल हो और इंग्लिश चैनल। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज ज्वाइन। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। आई हैव अ डियर फ्रेंड विद मी, प्रदीप। वी आर नॉट ब्रदर्स बिकॉज बहुत लोग पूछते रहते हैं भंडारी सरनेम सुन के, बट वी आर ब्रदर्स इन हार्ट एंड माइंड बिकॉज ही इज अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन। सो थैंक यू प्रदीप फॉर डूइंग दिस। थैंक्स इश्करान। हाउ, कैसी हालत है? आप इंदौर में हैं, कैसा है वहां पे हालत कोविड का, और आपका स्वास्थ्य और सब कैसा है? मैंने फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन लगा लिया है और इंदौर की बात करें तो इश्करान, इट इज कमिंग इन कंट्रोल। अच्छी बात यह है कि कोई भी यहाँ पे बाहर नहीं निकल रहा है। सो इट इज पूरा कंप्लीट सन्नाटा है। पर अब फर्स्ट वीक ऑफ जून से धीरे धीरे ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे चीजें खोलना शुरू करेंगे। एंड थोड़े से ब्लैक फंगस के केसेस आए हैं। अराउंड मोर देन 200 पेशेंट्स ऑफ ब्लैक फंगस आर देयर इन इंदौर। बट ओवरऑल कोविड की स्थिति बेहतर होती जा रही है। ओके। और अब हम जो टॉपिक पे आ जाएं उसकी बात कर लें। तो मैंने कहा स्टार्ट करें। ये बहुत विवाद चल रहा है, मुद्दा चल रहा है ट्विटर का, सोशल मीडिया का, फेसबुक का। और ये दो तरह से शुरू हुआ है मुद्दा। एक तो हम जो अलेजेड कांग्रेस टूल किट है, क्योंकि वो एक लीगल मैटर बन चुका है। और पर उससे पहले ये आपका क्या व्यू है? आप, क्योंकि आपकी भी बहुत बड़ी फॉलोइंग है ट्विटर पे, और आप उसको धीरे धीरे आप अपने प्लेटफॉर्म्स भी शुरू कर रहे हैं, वो भी सारा लार्जर सोशल मीडिया स्पेस है। तो आपके अनुभव में जो आपने देखा है मीडिया के अंदर डीपली रहते हुए, ये क्या लेफ्टिस्ट बायस ट्विटर में आपको अपेरेंटली दिखता है या किसी भी और ऐसी सोशल मीडिया में? देखिए इश्करन, बायस तो बहुत एविडेंट है। अगर आप देखें कि इन कंपनीज के अंदर जो लोग एम्प्लॉय होते हैं, इनने जो ऑफिशियल फैक्ट चेकर्स, फॉर एग्जांपल ट्विटर को लीजिए आप। ट्विटर ने एक एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ सेंटर को अपना ऑफिशियल फैक्ट चेकर बनाया हुआ है और उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी न्यूज़ फेक है, कौन सी न्यूज़ जेन्युइन है। दूसरी चीज, ये जो न्यूज़ पार्टनरशिप की इनकी एक टीम है, इसकी टीम में ये लोग, अगर आप उठा के इनका देखेंगे, डेटा देखेंगे, तो ये बहुत रैपिडली जो एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ सेंटर पोर्टल्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं। और अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ सेंटर नहीं होते तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और उनको कहते हैं कि अभी हमारा वेरिफिकेशन बंद है। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब आपको भी कई लोग पूछते थे कि वेरिफिकेशन, आपका खुद का हैंडल इतना ज्यादा आपका पॉपुलर हैंडल है, क्यों नहीं होता? आपने बोला मुझे भी नहीं होता, ट्विटर को मैंने कितनी बार कहा हुआ है, व्हाई डजंट ट्विटर डू इट? सो देयर इज अ वेरी अपैरेंट bias, and if you call yourself a platform, then you cannot indulge in manipulation, and you cannot indulge in manipulating public opinion. So that is a big worry, and this is why I say that there has to be some rule of law, and there has to be some order through which at least these platforms are governed, because they cannot have a free run. इनको free run नहीं मिल सकता। वही बहुत आपने जो इंटरेस्टिंग बात कही है, एक हम एग्जाम्पल से शुरू कर देते हैं। इनका जैसे वेरिफिकेशन है, कोई इनका ऑब्जेक्टिव उसके ऊपर क्राइटेरिया नहीं है। आपके 1500 फॉलोअर्स होंगे और आप क्या काम करते हैं किसी को पता नहीं होगा, पब्लिक लाइफ में विजिबल भी नहीं होंगे, और ये आपको वेरीफाई कर देंगे। आप पब्लिक लाइफ में बहुत विजिबल हो सकते हैं, आप कोर्ट में हो सकते हैं, या आपका जो अपना लाइफ का फील्ड है, जर्नलिज्म हो सकता है, या आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लेक्चरर हो सकते हैं। पर अगर आप नेशनलिस्टिक हैं तो वहां पे आपको वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम पड़ जाती है। तो ये एक बहुत छोटे लेवल पे ही, जैसे हमने कहा आप तो जर्नलिज्म में भी हैं, एडिटर का काम है। आप अगर अपना प्लेटफॉर्म पे कुछ लेख छापते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इश्करन सिंह भंडारी एक लेख लिखता है जो आपके प्लेटफॉर्म जन की बात पे छप जाता है, तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
कि अगर मैंने किसी बिल्कुल। को बिना तथ्यों के कुछ बात बोल दी तो आप फंसेंगे, क्योंकि आप मुझे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। पर यहाँ पे क्या है, ये वेरीफाई करके, और जो लोग सोशल मीडिया को डीपली नहीं समझते उनको लग सकता है अरे वेरिफिकेशन बहुत बड़ी बात है, ट्विटर ने वेरीफाई किया है तो ये कोई पर्सनालिटी होगा, या ये कोई इसका कोई रीजन होगा, या ये पब्लिक फिगर होगा, क्यों इसको वेरीफाई किया जा रहा है। तो पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो है, ट्विटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो है। आप उस पर कुछ भी लिख दीजिए, आज तक ट्विटर पे केस नहीं बना। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है तांडव, कि अमेजोन के मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। वो कोर्ट की बात है कि क्या हुआ नहीं हुआ, उन्होंने, लोगों ने एफआईआर लिखवाई कि हिंदू विरोधी बातें करी गई हैं, आस्था को ठेस है, और वो बहुत प्रसिस्टेंट एलिगेशंस है। पर लाइबिलिटी उसके अंदर प्लेटफॉर्म की भी आ गई, जो यहाँ पे नहीं हो रही। और आपने तो ये बहुत बारी देखा है, तो ये क्या कारण है कि ये वेरिफिकेशन प्रोसेस में ऐसा प्रॉब्लम। और इसके बाद हम थोड़ी नेशनल सिक्योरिटी एंगल पे भी जाऊंगा मैं। मुझे लग रहा है इश्करन, मैं आपको याद है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 6 अक्टूबर 2020 को जितने भी सोशल मीडिया जायंट्स है, वेदर इट इज ट्विटर, फेसबुक और गूगल के सीईओ को यूएस कांग्रेस ने कहा था कि आप टेस्टिफाई करिए। उन्होंने कहा था अगर ये वॉलंटरी टेस्टिफाई नहीं करते तो वी विल फोर्स देम टू टेस्टिफाई, बिकॉज वी नीड टू इंश्योर दैट, एग्जैक्ट वर्ड्स है, वी हैव टू वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट आवर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। एंड दिस वाज अ मंथ बिफोर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इलेक्शंस। अब ये यूएस के अंदर भी बिग टेक के अगेंस्ट से काफी बड़ा मूवमेंट है कि ये बिग टेक मैन्युपुलेट पॉलिटिकल ओपिनियन को नहीं कर सकता और ये पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर ओवरटली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अब ये तो मान लीजिए यूएस की बात है। हिंदुस्तान में और बड़ा डर है, मुझे लगता है जो बड़ा डर है 2024 के पहले, कि अगर ये फॉरेनर्स, क्योंकि ये इंडियन सिटीजन्स नहीं है, ये डिसाइड करने लग गए किसकी पब्लिक ओपिनियन कितने लोगों तक जाएगी, तब तो फिर हम लोग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक सुपर कोर्ट्स का दर्जा दे दिया है। और ये सबसे बड़ा मेरे हिसाब से डेंजर की बात है। एंड कल को मान लीजिए कि इंडियन पॉलिटिकल, क्योंकि लॉट ऑफ people depend on this to set the narrative, because from Twitter आपका मीडिया चैनल्स पिकअप करते हैं, बाकी फेसबुक पिकअप करता है, अलग अलग जगह पिकअप करता है। तो हमें यही नहीं पता कि इनके क्या पॉलिटिकल ओपिनियन में काम कर रहे लोग कौन है। इट शुड बी एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी ग्रे एरिया। बट अभी इशू ये है, और अब बड़ा इशू ये आ रहा है, जैसे अभी मान लीजिए टूल किट किस पे हुआ, देखिए दोनों ने दोनों तरफ एलिज किया, तो पॉलिटिकल पार्टीज ने एलिज किया, एफआईआर फाइल हुई, तो ट्विटर ने किस बेसिस पे उसको मैनिपुलेटेड मीडिया के, किसने ट्विटर पे कहा। तो these are things which are very small, but tomorrow before a big election this can become very big, is what I'm trying to say. नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है कि कोई किसी को गाली निकालता है, या कोई किसी को लेट्स से वो डॉक्सिंग करता है, जो कहते हैं किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देता है, या कुछ अश्लील चीज बोल देता है, तो वो तो समझ आता है कि आपका एल्गोरिथम उसको पकड़ सकता है। गाली गाली है, हर भाषा में आपको गालियों की एक लिस्ट बना लीजिए, या किसी ने रिपोर्ट कर दी तो आप मैन्युअली देख सकते हैं ये गाली है या ये हेट स्पीच है। पर हेट स्पीच की भी परिभाषाएं अलग हैं। एक शर्जील उस्मानी में, आपके बड़े पॉइंट पे आ रहा हूँ, पर हेट स्पीच बोला तो मेरे दिमाग में ये भी आ गया। हेट स्पीच में आप शर्जील उस्मानी, जो एफआईआर दर्ज हो जाती है, इतनी आपत्तिजनक चीजें बोलता है जय श्री राम और हिंदूज के बारे में। मैंने अपने चैनल पे वो दिखाई भी नहीं, क्योंकि सब देख चुके हैं, आई डोंट वांट टू गिव पब्लिसिटी, बट इतनी अश्लील बात है वो। पर उसका हैंडल ना सस्पेंड होता है, ना लॉक होता है, बैन होता है, और वेरीफाइड भी रहता है। तो पहले तो ये जो सिलेक्टिविज्म, और ये इस पे थोड़ी बात कर लें, फिर जो आपने नेशनल सिक्योरिटी की ज्यादा बड़ी बात है उस पे मैं आ जाता हूं, क्योंकि बीच में ये हेट स्पीच का जो दिमाग में आ गया। बहुत बड़ा सिलेक्टिविज्म है इश्करन। अब आप देखिए शर्जील उस्मानी का अकाउंट वेरीफाई रहता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता, और कंगना रनावत ने उस एक जब बात कही होती तो उसका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर दिया जाता है और अभी भी वापस से रिवोक नहीं होता। तो आपके पैरामीटर्स, अगर कोई लॉक, मान लीजिए कोई भी रूल इंप्लीमेंट होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्रदीप भंडारी के लिए वो रूल अलग होगा, इश्करन के लिए अलग होगा, एक न्यूज लॉन्ड्री के लिए अलग होगा, किसी और के लिए अलग होगा। आपका कोई साथ में आपके साथ वाइन डाइन कर रहा है लटेंस दिल्ली में, तो उसके साथ आप अलग करेंगे। और एक और चीज मैं बताऊं, इनका एक्सेस भी हम जैसे लोगों को नहीं पता कि भैया यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में कौन काम करता है। हम लोग अपना नॉर्मली ऑर्गेनिक ऑडियंस ग्रो करते हैं। इनका कोई भी इशू होता है, इनको पता है किसको कॉल करना है, किसको नहीं बढ़ाना है। दैट इज व्हाट द होल थिंग इज। अब मान लीजिए इनमें से कितने सारे, ये सी यू, इट इज ओके टू बी अ क्रिटिक। मान लीजिए इतने बहुत सारे हेटर्स हैं जिनका मकसद है कि ये सरकार गिरे, विच इज अ पॉलिटिकल ओपिनियन। तो ये ने पूरा कॉकस बना के रखा है, इनको पता है किसको कॉल करना है अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए, किसको नहीं करना है। मान लीजिए अभी आप इश्करन, आपके व्यूज बढ़ रहे हैं, थोड़े टाइम बाद अगर इनको लगेगा कि आप इनके पूरे इकोसिस्टम से थ्रेट है, तो ये आपके फिर धीरे धीरे
धीरे टेपर ऑफ करना चालू कर देंगे, आपकी पब्लिक ओपिनियन को, आपके ट्वीट्स को टेपर ऑफ करना चालू कर देंगे। और ये बहुत स्ट्रक्चरली और बहुत ऑर्गेनाइज्ड रूप से होता है, क्योंकि इनको पता है कि इनका धंधा पानी सिर्फ ट्विटर से इन सबसे ही चल रहा है, और इनने फेयर प्ले नहीं किया। मेरा इशू है कि भाई अगर जंग का मैदान है तो आप खुला लड़ो, पर ऐसा आप नहीं कर सकते कि लिए आपके लिए सिलेक्ट अलग रूल्स और बाकी के लिए अलग रूल्स है। और सोचिए, मेरे को तो दर्द इस बात का होता है कि एक नेशनलिस्ट सरकार है और उसको रहते हुए नेशनलिस्ट लोगों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को रखने के लिए इतना इतनी मुश्किल अंडरगो करना। मैं आपको एग्जांपल एक और देता हूँ। मैंने फेसबुक को, मेरे 4-5 कोई लोगों ने फेसबुक प्रदीप भंडारी फैन पेज, 1-1 2-2 लाख के पेज फेसबुक पे बने। मैंने बोला कि भाई इनमें से एक मेरा पेज है, इसको वेरीफाई कर दो, बहुत सारे क्लोन पेज है। तो 2 महीने, एक महीना हो चुके हैं, फेसबुक की तरफ से कोई इसका अपडेट नहीं आया हुआ है। सो दैट इज व्हाट आई कैन से, इज दैट दिस इज वेरी वेरी डेंजरस, इट इज सिलेक्टिव एंड दिस इज अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये लोग कहते हैं कि हम पे लड़ाई, अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन नॉट बी ये 19(1)(b लगाएंगे हम लोग के लिए और 19(1)(a) लगाएंगे उनके साथियों के लिए, ये मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 19 सब क्लॉज 2 लगाएंगे आपके ऊपर। पर ये आपकी बात बहुत सही है। एक ट्रेडिशनल रीजन वेरिफिकेशन का ये होता है कि अगर आप इतने फेमस हो चुके हैं अपने काम से कि लोगों ने आपके पेजेस बना लिए, वो फैन हो सकते हैं, वो एंटी पेजेस हो सकते हैं कि आपके फोटो लगा के, नाम लगा के अनाप शनाप छाप दें, जिसके लिए आपको लीगल प्रॉब्लम हो जाए या आपकी रेपुटेशन को प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम ना भी हो, आपकी रेपुटेशन को प्रॉब्लम हो जाए। तो जब जिस व्यक्ति के लिए ऐसा होना शुरू हो जाए कि उसके 5000 भी फैन पेज हो चुके, फॉलोअर्स आ चुके हैं, उसको तो इनको वैसे ही ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर देना चाहिए कि जनता जान पाए आप रोज पब्लिक चेहरा हैं, पब्लिक फिगर हैं, कि भैया ये इनका ऑफिशियल फैन पेज है या ये इनका ऑफिशियल पेज है। बाकी जो कर रहे हैं, पैरोडी अकाउंट भी हैं या फैन अकाउंट हैं या हेट अकाउंट है या लव अकाउंट है, वो उनकी मर्जी है, पर ये वो भी नहीं करेंगे। जो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो आम आदमी मुझसे पूछते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है, मैं ये बोलता हूं आपको ये फर्क पड़ता है। कोई भी एक इंडिविजुअल यूजर है, पहली बात आपको पता नहीं आप कितना ग्रो करेंगे, आप बहुत यंग हो सकते हैं, आप अपने फील्ड में जा सकते हैं, आप पॉलिटिकल स्टैंड ले सकते हैं, कोई भी कॉमन यूजर आप भी ग्रो कर सकते हैं। प्रदीप भंडारी भी सोशल मीडिया पे 5-10 साल पहले आए, मैं भी 10 साल पहले आया। आप में से कितने लोग पता नहीं 5 साल बाद कितने सोशल मीडिया में कितना काम कर रहे होंगे, अच्छा काम कर रहे होंगे, गंदा काम कर रहे होंगे, पर अपना काम कर रहे होंगे। तो ये आपको भी दिक्कत आनी है। और तो ये आपको क्या लग रहा है, ये फैन पेजेस बनने के बावजूद वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, ये कॉकस क्या चल रहा है जो आपके हिसाब से सारा ये ऑपरेट कर रहा है? इस तरह 2024 के पहले, ये मैंने जैसे कहा कि 2024 एक इंटरनेशनल इलेक्शन होगा और 2024 के पहले ये हर तरफ कॉकसेस बन रहे हैं कि भाई ये आर और पार की लड़ाई है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हर तरीके से जो भी आप किसी भी बड़े कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी मीडिया नैरेटिव हो गया, उसको हमको सेट करना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इश्करन, देखिए इन प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत सारे लोग की रोजी रोटी भी चलती है, कई लोगों ने अपने करियर्स भी बनाए हैं, बहुत विच इज अ वेरी पॉजिटिव। मेरा इशू ये है कि कुछ इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर काम किए हुए लोग, जैक डॉर्सी खुद कहता है कि हमारा लेफ्ट बायस है इंडिया के अंदर, इसलिए दिक्कत ये है कि ये मान लीजिए कोई पीक ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस के पहले किसी के अकाउंट्स को बंद कर दें, कोई चीज को आगे ले जाए, कोई चीज को कल को मेरे और आपके अकाउंट को बंद कर दें और मान लीजिए दूसरे अकाउंट्स को बढ़ाने दें, तो हम किस तरीके से इसको, हाउ कैन वी let it happen? Lot of positive things have happened, people have helped it using it, so I am saying that this is definitely, overall social media has been a positive enabler, but ये जो लोग इसके अंदर अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वरना तो फिर हम लोग एक प्रेसिडेंट सेट कर देंगे कि रूल ऑफ लॉ है ही नहीं इस देश के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने जो, और ये बहुत बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैंने देखा पिछले 1 साल में ये काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। और पर्टिकुलरली आप एक और चीज को देखिएगा कि कई, मैं अभी जैसे परसों ही एक पत्रकार प्रदीप सिंह करके थे जो नई दुनिया के अंदर लेख लिखते थे, उनका यूट्यूब चैनल एक किसी ने, ये लेफ्टिस्टों ने कंप्लेन करी तो उनका पूरा वीडियो को हटा दिया गया। वो स्ट्रिंग करके करते रहते, उसके वीडियो हट जाते हैं, पर ये फैक्ट चेक करो, ये लोग इतनी हेटरेट की बातें करते हैं, इतना सब चलता है, वो चलता है। तो अगर आप ये कर रहे हो कि भाई सब कुछ चल रहा है, तो फिर सब कुछ चलने दो, आप नेशनल हैंडल्स को भी क्यों बैन कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम इंसाइटिंग वायलेंस। तो मुझे ये डर है, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इनकी जो न्यूज पार्टनरशिप्स होती है, जो इन ऑफिशियल फैक्ट चेकर्स करते हैं, आप उठा के देखिएगा, ये उन लोगों को फैक्ट चेकर्स बनाया हुआ है जो, जिनका खुद का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एजेंडा है। तो न्यूट्रल फैक्ट चेकर्स है ही नहीं है। बूम लाइव इज नॉट अ न्यूट्रल फैक्ट चेकर, ऑल्ट न्यूज इज नॉट अ न्यूट्रल फैक्ट चेकर। तो अगर आप इनको रख रहे हो तो फिर दूसरी तरफ के भी लोग को लगो और बैलेंस होना चाहिए, तो आप वो भी नहीं कर रहे हो आप, तो आई थिंक ये बहुत
विशियस हो चुका है और ये बहुत घातक हो चुका है। और इनके अंदर के लोगों को, अगर जिनने रूल ऑफ लॉ को ब्रेक किया, अगर नहीं किया जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। और अगर यूएस कांग्रेस के सामने टेस्टिफाई कर सकते तो हमारे यहाँ पे आके क्यों नहीं टेस्टिफाई कर सकते? ये सवाल मेरे हिसाब से उठता है। आपकी बात से दो सवाल उठते हैं और मैं दोनों पे चाहूंगा हम थोड़ा डिस्कस करें। पहला सवाल कि फैक्ट चेकर्स कौन है, और दूसरा सवाल टेस्टिफाई करने का। तो पहले मैं फैक्ट चेकर्स पे मैं एक मिनट बाद में आता हूं, क्योंकि मैंने अभी डिबेट में कल कहा कि ये तो फैक्ट चेकर्स ऐसे रखे हुए हैं, अंधा बांटे रेवड़ी मुड़ मुड़ अपने को दे, कि आपने वो फैक्ट चेकर्स रख लिए हैं जो अपने को अप्रूव करते रहेंगे, दूसरे को झूठ बोलते रहेंगे। और आप किस तरह ये एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। अगर आपकी कोई वसीयत है या विल है, उसको आप चैलेंज करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको डिसाइड नहीं करता। वो क्या कहता है, ट्रायल होने दो, आप अपना एविडेंस पेश करो ट्रायल कोर्ट में। दूसरा व्यक्ति आके बोलेगा कि ये सिग्नेचर नहीं है, या सब रजिस्ट्रार के पास नहीं गए, या विटनेस बुलाएगा, या किसी की मानसिक स्थिति खराब थी तो वो कहेगा कि डॉक्टर प्रूव करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है हम ये डॉक्यूमेंट देख के ये सच्चा है झूठा है, CFSL रिपोर्ट आएगी, हम कैसे बोल दें। तो ये ट्रायल का प्रोसेस है पूरा का पूरा। यहां पे दो एलिगेशन है, मैं ये नहीं बोलता बीजेपी सच है या कांग्रेस सच है, एलिगेशन है। वो एलिगेशन को आप किस बिना पे कह सकते हैं मैन्युपुलेटेड है, बिना उसके ऊपर लीगल प्रोसेस हुए या इन्वेस्टिगेशन हुए। तो ये तो एक इशू है इसका, फैक्ट चेकिंग का। और जो आपने बोला कि जो हैंडल्स कर रहे हैं वो बहुत ओपनली पता है आपको कि क्या वोट करते हैं, किसको हटाना चाहते हैं, किसको लाना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल छुपा हुआ इस बात पे कोई, मतलब वो भी नहीं छुपाते। ऐसा नहीं है कि वो छुपाते हैं कि हम मोदी जी के वोटर हैं पर हम फैक्ट चेकर्स हैं, वो नहीं छुपाते। दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट। तो ये बायस जो हो गया, इस पे भारत सरकार पे मैं आ रहा हूं। या ये भारत सरकार की भी कहीं कमजोरी है कि वो जो अप्रूव फैक्ट चेकर्स हैं, इनके पास बहुत वेज हैं, ये बोल सकते हैं कि आप अप्रूव फैक्ट चेकर्स में दूरदर्शन को मानेंगे या किसी और को मानेंगे, जो भी ऐसी संस्थाएं हैं, प्रसार भारती को मानेंगे, या इनको ये छूट दे दी जाए अपने आप को बचाने के लिए कि भैया ये फैक्ट चेकर्स हैं, हमने तो किया नहीं, हमारे एम्प्लॉइज है नहीं। पर वो लोग वही हैं जो अंधा बांट रहा है रेवड़ी और आपको ही दे रहा है जो आप चाहते हैं। इस पे आपको क्या लगता है, भारत सरकार क्या गलत कर रही है इस पे, या देखिए मेरे हिसाब से भारत सरकार का स्टैंड निष्कर्ष कमजोर रहा है इस पीस पर, और बिल्कुल मैं आपसे सहमत, ये मेरी राय है कि भारत सरकार ने इंडिविजुअली ये जरूर कहना चाहिए कि मान लीजिए अगर ये ऑफिशियल फैक्ट चेकर्स हैं तो भारत सरकार को आके कहना चाहिए ये न्यूज वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। अगर आपको किसी को भी ऑफिशियली अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वेरीफाई करना है न्यूज के लिए, तो आपको ABCDE ये 4 लोग हैं, इनको आप वेरीफाई कर सकते हैं। दैट इज समथिंग विच इज देयर। और मेरे हिसाब से तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से यूएस कांग्रेस हैज बीन वेरी स्ट्रिक्ट विद बिग टेक, हमारे उसमें भी ये होना चाहिए कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। मैं बिल्कुल अग्री करता हूं, पर देर अगर कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की गार्ब में अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाए और इस देश के इलेक्टोरल प्रोसेस को, जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका क्या था, वो एक प्रोसेस था, अगर आपको याद होगा, व्हाई डिड वी गो अगेंस्ट कैम्ब्रिज एनालिटिका? फ्रॉम द प्रिसाइज रीजन बिकॉज it was trying to in a sovereign country question the electoral process and also indulge in the electoral process. So अगर ये लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं, तब फिर व्हाट इज द लॉ जिसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्योंकि देखिए अभी आज ये सरकार है, कल को दूसरी सरकार होगी। दिस इज समथिंग व्हिच विल बाइट बोथ द साइड्स एट सम पॉइंट और द अदर। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आपने बिल्कुल सही कहा इश्करण। देखिए ये देश के अंदर कौन सही और कौन गलत है इवेंचुअली एक कोर्ट डिसाइड करता है, पर्टिकुलरली एक इन्वेस्टिगेशन जब चल रही होती है। आपने और आप मेरे से बहुत अच्छे ज्यादा तरीके से जानते हैं, मैं तो बिल्कुल बेसिक में कहूंगा, जब इन्वेस्टिगेशन में FIR जब हुई है तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है, ना कोई प्राइमा फेसी एविडेंस प्रस्तुत हुआ है, ना चार्जशीट हुई है, कुछ नहीं। तो उसके बेसिस पे आपने कैसे कह दिया कि ये मैनिपुलेशन था और ये मैनिपुलेशन नहीं था, जब दोनों तरफ से एलिगेशन था? मतलब आप खुद एक पार्टी बन रहे हैं। तो अगर आप पार्टी बन रहे हैं तो फिर आपका उससे एजेंडा ही एक्सपोज हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि इस देश के अंदर courts have to see this. और अगर मान लीजिए social media and big tech is big, so we should look at something like a technology courts where certain specialized courts are there which deal with cases emerging from big tech in if it is needed. But we can't outsource adjudication power to foreign social media companies. ये सबसे बड़ी बात है। अगर ये कर रहे हैं तो फिर हम अपनी कोर्ट्स की जो पावर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को क्वेश्चन कर रहे हैं, और एक ऊपर सुपर कोर्ट्स बना रहे हैं कि भैया ट्विटर में बैठे हुए 4 लोग, फेसबुक में बैठे हुए 4 लोगों ने जो बोल दिया वो सही हो गया। ये आपने बहुत अच्छा वर्ड किया, यूज किया, एडजुडिकेशन, कि हम
विदेश में बैठे लोगों को ये पावर नहीं दे सकते कि वो इंडिया में एडजुडिकेट करें, जज करें, डिसाइड करें किसी मुद्दे को। और इसी से जुड़ा हुआ एक आती है, मैं आम जनता की बात करता हूँ। बहुत, जैसे आपने कहा, लोगों ने सोशल मीडिया को यूज करके अपने करियर्स बनाए हैं। कोई लोग ऑनलाइन चीजें बेचते हैं, शर्ट्स बेचते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचते हैं, कोई लोग अपने विचार रखते हैं, कोई लोग अपनी आर्ट बेचते हैं, आजकल फूड डिलीवरी होती है। तो ये सोशल मीडिया अब एक कुछ लोग कहते हैं, कह रहे नहीं है तो छोड़ दो, पर एक जब आपका पब्लिक कॉन्वर्सेशन का एक हिस्सा बन चुका है, जंग का मैदान है, अगर आप जंग का मैदान छोड़ेंगे तो वैसे ही आप जंग हार जाएंगे। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है, जो लोग कहते हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, जंग का मैदान क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? अगर आप एक मैदान है, जंग वहां पे हो रही है, लोग पढ़ेंगे, अगर आप वहां नहीं लड़ेंगे, आपने मैदान छोड़ दिया कि ये बायस्ड है, तो वो वैसे ही जीत गए। और प्रॉब्लम ये है, जब आप जीतने लगेंगे या प्रभावशाली होंगे या बड़े होंगे, तो वो आपको काटना शुरू कर देते हैं। मेरे रोज 200-500 वो फॉलोअर्स गिराते हैं ट्विटर पे, नोटिफिकेशन आती है 100 बढ़ गए, और ये सब नेशनलिस्ट होता है, मेरी बात नहीं है, ये इतने एग्जाम्पल हैं। आज से 2 साल पहले मैंने तंग होकर एक वीडियो ट्वीट की थी, जिसमें एक क्लिप के मेरे व्यूज थे 20,000, और मैंने टाइम के साथ, फोटो तो टाइम आ जाता है, और 10 मिनट बाद देखे वो 20,000 से व्यूज हो गए थे 15,000। अब ये कैसे हो सकता है ट्विटर के ऊपर कि व्यूज कोई देख के अनदेखा कैसे कर सकता है? और ये मैंने 2 बार ही ट्वीट किया, फिर मैंने छोड़ दिया, क्या फायदा है? क्योंकि यहाँ पे ये चीजें भारत सरकार को इंश्योर करनी है। अगर इतना आयरन क्लैड प्रूफ है कि 2 बजे 20,000 व्यूज हैं और 2:10 पे 15,000 है, 20 के 20 रुक सकते हैं, मैं समझता हूँ, वो भी नहीं होते जनरली। 20 से आपके स्लो में भी 20,000 100 हो जाएगा, पर 15 तो नहीं हो सकते। तो ये एक्शन लेना जरूरी है। उस पर मैं आपकी दूसरी बात पे आता हूं कि जब यूएस सेनेट ने जैक डॉर्सी को 2 बारी बुला लिया, भारत सरकार ने बुलाया, वो नहीं आए, तो ये तो फिर आपको भारत सरकार की, मैं तो मानता हूं, विफलता है, फेलियर है कि आपके पास इतनी शक्तियां हैं, आप उनको कंपेल करें। क्या लगता है, आपको कंपेल करना चाहिए था या आउटक्राई हो जाता ह्यूमन राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा? देखिए, मेरे हिसाब से इश्करन बिल्कुल कंपेल करना चाहिए था। ये ह्यूमन राइट वाली लॉबी के अगर बेसिस पे हम लोगों ने अपने रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना चालू हो गया तो हो गया हमारा कल्याण। ये लोग तो अब किन किन के लिए गए हुए हैं कोर्ट्स खुलवाने, आप भी जानते हैं अफजल गुरु से लेके। मेरा कहना बड़ी बात है इश्करन कि जब ये यूएस कांग्रेस में टेस्टिफाई है कि आपने कहा, अब आपकी बात वो नहीं सुन रहे, तो भैया इतना बड़ा मार्केट इस दे दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है जहां ये ऑपरेट कर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, इनके स्टेक्स बढ़ रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर की, इनके वैल्यूएशन हमारी वजह से हो रहे हैं, इंडिया की वजह से हो रही है। इंडिया का अगर मार्केट जाएगा इनकी हालत खराब हो जाएगी। तो आप इनको इंपोज करिए। अगर ये नहीं आ रहे तो जाके इनके जो इंडियन ऑपरेशंस के कंपनी का सीईओ है, इसको उठा के बोलिए कि वो आए, इसको अगर रूल ऑफ लॉ जो भी आपका कानून का प्रोविजन है उसके अंदर आप इसको बुक करिए। एक बार ये लोग बुक होना चालू हो गए, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सब लाइन पे आ जाएंगे। दिक्कत ये इनको लगता है कि हम लोग ना हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी करेंगे, वी कैन गेट अवे विद इट। दैट इज माय बिगेस्ट वरी। सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ बैनिंग प्लेटफॉर्म, बिकॉज वंस यू बैन इट, देयर, जैसे मान लीजिए अल्कोहल कई जगह बैन हुआ है, देयर आर ऑलवेज वेज टू पुट इट, एंड देन यू गिव दी अपॉर्चुनिटी अपने ओपोनेंट को कि भैया आप जाओ फ्री विकेट खेलो, अब तो आपका ही आपका है। तो मुझे लगता है कि इनके जो एम्प्लॉइज हैं, जो इनके लोग हैं, इनको आप कार्रवाई करिए ना। जब ये कानून के शिकंजे के अंदर रहेंगे, अपने आप लाइन पे आएंगे। दैट इज व्हाट आई फील। सो इफ एंड आई कंप्लीटली एग्री, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये थोड़ी सोचता है, जब यूएस कांग्रेस में टेस्टिफाई हो रहे थे तो क्या ये सब चिल्ला रहे थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? कोई नहीं चिल्ला रहा। सब कह रहे थे कि बिग टेक के खिलाफ, कि प्राइवेट डेटा, हमारे इलेक्शंस इंपॉर्टेंट है और हमारी सोवरेनिटी इंपॉर्टेंट है। तो हिंदुस्तान तो उससे बड़ा डेमोक्रेसी, 130 करोड़ लोग हैं भैया यहाँ। तो ये तो अगर यहाँ पे इंप्रूव है, जहाँ पे जितने यहाँ पे लोग वोट करते हैं उतने तो कई जगह की वहाँ की आधी पॉपुलेशन में यहाँ पे लोग वोट करते हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल डंडा दिखाना चाहिए, और अगर हम नहीं दिखाएंगे तो फिर क्या मतलब रहा? we are right now very majority government which is not ideally has political compulsions to take these decisions। और एक ट्विटर के खिलाफ आप एक्शन लोगे तो ऐसा थोड़ी कि बालिया में बैठा हुआ बंदा आपको वोट नहीं डालेगा या वोट उसकी ओपिनियन चेंज हो जाएगी। इंटरनेशनल परसेप्शन है, अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि ये लोग टैंपर कर रहे हैं तो यू फेस द इंटरनेशनल परसेप्शन। ये आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा देखें कि वहां पे अगर आप पेरेंट्स कंपेल करते हैं और यहाँ पे नहीं करते, तो फिर संदेश जाता ही है कि भैया हमें सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो अपने एक मिड लेवल, जूनियर लेवल कंपनी के ग्लोबल स्ट्रक्चर में व्यक्ति को भेज देंगे तो भी काम चल जाएगा, हमारे जो टॉप है उसको नहीं आना पड़ेगा। और किसी भी जगह पे टॉप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं पे प्रधानमंत्री मोदी जी खुद जाते हैं, या चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जाते हैं, या ममता बनर्जी जाती है, वर्सेस उनका कोई मंत्री जाता है, मैसेज वो सेम नहीं होता। सेम इज विद कंपनीज।
जो टॉप है वो टॉप है, जो टॉप नहीं है उसका मैसेज वो नहीं जाता। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे ये लूंगा कि जो आपने कहा बैन नहीं करना चाहिए, मैं भी आपकी बात से पूरा सहमत हूँ कि अगर आप किसी भी इन प्लेटफॉर्म्स को बैन करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम भी बहुत आएगी, क्योंकि बहुत लोग हैं जो जिनका करियर इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं, यंग बच्चे हैं, एस्पायरिंग मॉडल्स हैं, एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, एस्पायरिंग कॉमिक्स हैं, किसी भी पॉलिटिकल विचारधारा के हो सकते हैं, उन सबका करियर वहां से उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बैनिंग करना तो वैसे भी काउंटर प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि वो सारे लोग और आम नागरिक भारत के शायद सरकार के अगेंस्ट हो जाए। पर रूल्स के साथ कंप्लाई करने के और भी तरीके हैं। एक उदाहरण दूंगा, यूएस ने $5 बिलियन का फाइन किया था फेसबुक के ऊपर प्राइवेसी वायलेशन के लिए। ईयू ने फाइन किए हुए हैं, आयरलैंड ने फाइन किए हुए हैं। हमारे 5 बिलियन का मतलब लगभग 30-35 हजार करोड़ हो गया एक फाइन। तो हमारे यहाँ पे तो ऐसा कोई स्टेप करने का मेरे ख्याल से कभी सोचा भी नहीं होगा, 50 करोड़ का फाइन का भी। ये भी एक बड़ा तरीका है कि आप उनको कंप्लायंस की तरफ लेके जाइए। एब्सोल्युटली इश्करन, और मैं कह रहा हूँ हम लोग तो इनसे दुगने मार्केट है। वी आर द लार्जेस्ट मार्केट इन एशिया बिकॉज दे आर नॉट ओपन टू चाइना। नाउ अ डिक्टेटर लाइक चाइना विच इज नॉट अ डेमोक्रेसी एंड इट इट पासेस थ्रू एवरी इंटरनेशनल फोरम। हर इंटरनेशनल फोरम में उसकी चीज आज वायरस चाइना से आ चुका है, कोई किसी में दम नहीं है चाइना से पूछने के लिए, ना एक इंटरनेशनल इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हम तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेकंड बिगेस्ट मार्केट इन एशिया है इन लोगों के लिए। तो अगर हम इनसे दुगनी फाइन हमको लगानी चाहिए, क्योंकि इनके लिए लॉस ज्यादा है। अगर आप देखें, देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंडियन सोशल मीडिया कंपनीज भी आगे आ रही है। कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनी क्रिएट होती है, पहले दिन में कंपीट नहीं कर पाती। इट टेक्स इयर्स टू कंपीट, अपना टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रहा है, पर कर रहे हैं। तू कर रहा है ठीक है, 20% ऑफ ट्विटर है, पर कर रहा है, चीजें आ रही है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब अगर आप इनके खिलाफ एक्शन नहीं लोगे तो ये एक सेट हो जाएगा कि कोई भी फॉरेनर कल को कोई भी बड़ी कंपनी हिंदुस्तान में, मान लीजिए टेक्नोलॉजी में नहीं आता, कहीं और पे भी लेके आता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। उसको ये पता है कि मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, ये मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, मैं कानून के ऊपर हूँ, अब मैं जो चाहे कर सकता हूँ। ये मेरी वरी है और मैं आपसे सहमत हूँ। फाइन एंड गेटिंग द टॉप पर्सन accountable to it is very important. Otherwise, this is not a country which is governed by rule of law, is what you are sending a message to the globe. प्रदीप, अब मैं थोड़ा आई विल शिफ्ट टू बिट टू इंग्लिश, और जो लोग इंग्लिश पे ज्वाइन कर रहे हैं आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने कहा था 25-27 मिनट के बाद जाऊंगा मैं इंग्लिश के ऊपर, सो आई एम ऑन इंग्लिश नाउ। प्रदीप, ऑन specific question of national security, to me it is a information threat, data threat and national security threat. If your election process is not sacrosanct, if foreigners can influence it by restricting speech, जिसको हम प्रचार बोलते हैं, communication, if I do, let's say, communicate for X party, you communicate for Y party, okay, let's say you communicate for Congress, I for BJP, the two probably the major parties heading into any election. Whereas when I speak, you reduce my count and you amplify your voice, and you deal a lot with ordinary voters. Most voters, in my experience, are people who are busy in their lives and pay attention only in the last 2 months, maybe 1 month. I don't know, you will tell me, you know this much more, or last 6 months, whatever is the time when they start paying attention. And when they pay attention, if they see a type of news that could make them pro-government or anti-government, so that could have a very big result in a democracy. Could you explain a little bit about this? How does an ordinary voter, when does he process information? Is he continuously processing information? Is he specially attuned in the last 6 months, 3 months, 2 months? How does this work, and what can be the role of social media in this? I think Ishkaran, you've hit it completely on the target. In fact, in the last 6 to 8 months are very, very critical if you are heading towards a general election. Now, I want to give you an example. Now, imagine that a social media company, out of 100 prominent people, let's say 50 are anti-government and 50 are pro-government. Now, the social media company verifies all the 50 anti-government voices and only verifies 10 of the 50 pro-government, or say pro-state voice, which believe that the state has done good. So now, anytime a normal consumer of news, let's say a middle class, an English-speaking middle class, I'm giving an example, who is living in a metro, wants to understand whether the government has done good or not, so decides to follow these handles. It comes to a conclusion that most of the verified handles who are in the public domain are completely criticizing this government. This government may not have done good, and forms in public opinion against the state. And the 10 people who are speaking, their reach is being curtailed. It's like a door. So their door has been half shut, another has been completely open.
So you are in fact manipulating public opinion, and if you are manipulating public opinion, you are no longer a platform. Then you come in the category of a publisher. Let's the print. Let's imagine the Wire. Now the Wire is a particular way of looking at. When a viewer comes to Wire, he knows the agenda of Wire. But when a person is coming to Twitter, by say they say that Twitter does not. Twitter is a platform where everybody has an opinion to express, or Facebook is a platform where everybody has an opinion to express. But if you indulge in manipulating public opinion, if you start adjudicating which public opinion is fake and which public opinion is genuine, then you take the role of the courts of this country, and then you are basically becoming a party to the election process, being a foreign national, which is not granted to you by the constitution, because the right to vote is not granted to somebody living in America. So why does somebody living in America manipulate my election process? Then it's a threat to the sovereignty of this country. That's a very interesting point. What you said about if you go to a Wire or a print, you know what their mindset is, which is pretty okay in a democracy. Same way, if you go to, let's say, a magazine or anything which speaks on the nationalistic space, in Indian context, nationalistic, not yesterday some people said nationalistic is a very dangerous word to use. I'm not talking about Mussolini or Francis Franco or something. In Indian context, okay? Let's say Bharti. Let's not use Bharti. Bharti is the better word, yeah. Bharti is the better word. So let's say you say speak in a Bhartiya context. People know it. It's okay. It's freedom of speech. In fact, in US, most newspapers publicly publish editorial or endorsement from their state election to their governor election to their many of local regional papers to their Senate election to the presidential election. They are very clear. We, based on these reasons, endorse this person. So when you read them, you know there would be a tilt towards one side or the other side. Very fair, very open, nothing hidden. Problem with social media or Twitter is the fact it is hidden. If Pradeep Bhandari Jang Ki Baat says, I believe Kejriwal should be the chief minister, and then does news, people will know he has this bias. Or he says PM Modi should be the prime minister third time, people know. And they factor it in. That's democracy. Your opinion, your free speech, your biases as an individual, and public watching, you knowing it. This hidden thing, as you said, that is the biggest problem, where Twitter was a platform. There, instead of a platform, it's an editor now. And that, as you are saying out, unknown people getting influenced how much of a role do you think? Another question I have to ask you, because do we overestimate social media? Does it actually, or does it not? What is your view? But I think, Ishkaran, at this moment we do. Like if you say by data, we'll say that, okay, more than 1 crore, less than 2 crore people are on Twitter, say 40, 50 crore WhatsApps are there. But they, less than 1 crore, less than 2 crore people who are on Twitter, but they have a ripple effect of influencing the opinion which is going on, say, in television, which is going on in newspaper. Anything which trends on Twitter cannot be ignored per se, or anything which trends on social media cannot be ignored as a news item. And now these days the news companies are picking up these as the source of information and source of their news debates across. So it is very, very important, and it will only grow with time as more vernacular people start tuning into it. Now, you rightly said, let's imagine a Fox and a CNN. Now everybody knows the editorial line of a Fox, everybody knows an editorial line of a CNN. In India also, when you see a TV channel, you know their editorial line. My issue is with those jokers who say they're neutral and they do all their clandestine political operations. That is farcical, that is lie, that is theft, according to me. Because if you are saying you're neutral, I first of all don't believe in neutrality. I believe everybody has an opinion, but you can't carry out clandestine operations. That is basically, I would say, a chalawa with the viewer. You are cheating the viewer and you are cheating the public. That is my biggest worry. And these platforms have become super editors in this country. This is my problem. Because we know who is the editor of a channel, we know who is the editor of, suppose if anything comes on Jan Ki Baat, I am liable and I am accountable. If anything comes on your channel, you are liable and accountable. But who is the editor of Twitter who is deciding which is fake in Twitter, which news is correct, which is not correct, who's a fact checker, who's not a fact checker, or on a Facebook? These are my worrying points. So these people have converted a platform of utility and a freedom of expression to carry out their clandestine political operations. And all of them mostly are foreign nationals. That is why my worry is bigger. No, it is a very genuine worry. And Pradeep, I will add to this a bit.
what you say is true. The clandestine part is the main problem because you cannot know who made the decision. And yes, Twitter is only 2 crores, but 2 crores is a reasonable number. And most of this is a very political. I don't know, subject to correction. I do not think Instagram or Facebook is that politically setting the narrative the way Twitter can, because the platform is built. Agreed. You can retweet, you can quote tweet, you can get into what is called fights. And fights are Correct. always interesting to people. Facebook, you can do your communication, but you don't get into a very rarely, at least in political space, I have seen a Facebook fight being covered by, or I don't even know of a Facebook fight actually. If I come to think of it, some of the audience maybe they could say, maybe in other industries, Instagram, for example, Bollywood, fashion, travel, Instagram could be the big industry. Politically, I think it's dominated by Twitter, and the numbers show it. People politically interested would be a lot less than people interested in travel, Bollywood, cricket, True. general life. And those numbers, I think, bear it out that Instagram, Facebook are way bigger than Twitter. But my question, and this is also something which has been troubling me for a while. What is, do you think, the reason the government is so soft on taking action on them? Ishkan, this is a personal opinion, but on a lighter note, you talked about fight, and you are a hardcore fighter, whether it is on TV or social media. So all of us are very good fighters here. And I'll give you an example. Suppose you tomorrow fight with an extreme left of center guy, and tomorrow you counter the person factually. If your account is not verified, the guy will go ahead and report one of your, and suppose tomorrow your tweets get restricted, or your reach gets restricted, you have no anything. Suppose you are going on a TV debate, you know that if the anchor is not giving you time, you can shout it, walk out, everywhere it will be visible. But here these people control it in a way that you don't have a fair play. Coming on to that, I think there are certain people in this government who might be thinking that because it is not impacting them individually in the way it ideally should impact, and chalo chalne do, it is not such a big an issue. I think this is a very wrong approach, because ideally anybody with the wise mind will see the danger with which these platforms and particularly India is playing. So I think the government has been soft. Only reason which I can find is that either some people in the government have an opinion that this will have an international political ramification if you act on them, or say international diplomatic ramification if you act on them. But my only answer to them is, please take inspiration from the United States of America Congress and get them to testify, get them to at least impose a huge fine. I am saying don't ban it, but at least a Jack Dorsey or the Indian CEO should be held accountable for manipulating public opinion. We should know today, Ishkaran, who is the individual in Twitter who decided that a tweet X was manipulated and a tweet Y was not manipulated, when an investigation was going on. That is my main. And also, we should know who decides what is hate speech, or who decides what Yes. is something. Sharjeel Usmani for them is not a hate speech, then God, bless them. That exactly, then God bless them. We need to know who is making the decision. Okay, this is okay to speak about Hindus and about Jai Shri Ram. We need to know this. This is a public need to know at a very basic level that why are you allowing this? Maybe you have reasons. Maybe you can convince the public that I don't think so. You can, but I'm saying maybe you would have some reason. You can issue a statement and you can convince the people. And secondly, what you said is the insidious way. If I am on a TV debate, it is still open. It is controlled. The editor controls, the anchor controls. You have anchored so many programs, you control. But if you are biased, I can shout, walk, fight out, and then speak on Twitter or Facebook that Pradeep is a biased guy. He is not even letting me speak. You cannot do that with Twitter. Exactly. How do you do that? Just your followers will keep following. I will say they are clandestine, faceless super editors, is what I will say, Ishkaran. And there I will bring a bit of law. People should know this. US, when these social media came, they were allowed to function or enabled to function by changing the law. Traditionally, a newspaper editor was responsible. US brought Section 230 in their Decency Act, Consumer Decency Act, which said if you post something, because that time indecency was also an issue, you post something, these social media will not be responsible. This is 96, before Twitter, etc.
India brought Section 79, and most democratic countries have some law by which these platforms are not liable. Do you think there is a come a time to have a relook at that we need to make them liable and then take their chances in law, civil as well as criminal, if they do not go back to being a platform and start doing what you said, shadow banning, editorial content, verification, suspension? Or do you think that if we do that, social media will end and people will revolt against the uh, imposition on a free platform, which I anyways don't think so it's a free platform, but people who are not knowledgeable enough still believe it's a free platform? What do you think is the Ishwaran, reason? Ishwaran, I think complete freedom will be the rule of jungle. Now, why does anybody fear the policemen? Because they know that if suppose they break the law, there is a police to catch them. Now, if these platforms tomorrow go ahead and manipulate the Indian political opinion, they participate clandestine in a clandestine way in Indian political process. They side with a political party A or B for their own personal profits or their own commercial profits, and the people of this country are absolutely unaware of this, then I think this needs to be booked, and you can't let them have free run. So even the constitution says that in matters of national security, there has to be restriction in free speech. So we are not saying they will be restricted, but what we are saying is that they need to be held accountable for not following the rule of law and not being completely fair to their own essence of being a platform. That is my biggest worry. What if tomorrow, Ishkaran, that Twitter starts promoting only a political party A's tweets? I'm giving you an example, and Mhm. completely restricts political party B's process, or say very near to the election bans the leader of a political party A, does not ban the leader of a political party B very near to the election. And imagine that leader has completely built the following on that platform. So these are very visible threats, and I think if these platforms do not fear the Indian law, then it will set a very wrong precedent. I am not calling out for ban, but what I'm saying is that they need to be held accountable for not following law, for not being fair, and not basically being platforms but being publishers and editors. That is my worry. Pradeep, I'll ask you a last question. You have seen the government closely for 7 years. I have seen it closely for 7 years, and most people watching YouTube are politically slightly interested, so they have seen. Do you think we will get a hard action, or do you think it is as lot of supporters of the government also saying usual kadi ninda and nothing? What is your gut saying it about it? Well, Ishkaran, what I can say is they will. It will not be business as usual for sure. Is what I can make it out for sure. I don't think a ban will be an So ban, appropriate I'm not even decision if you asking. ask. I'm not even But there asking. will be Even some. me, There will be there. It will not be business as usual, is what I can say. Now, a lot of supporters will get excited and say ban. I think that is not a rational decision. But yes, if you ask me, I don't think it will be business as usual for them. They will not have a free run to do anything and everything that they want. Like WhatsApp, for example, has gone to the Delhi High Court on the context of privacy. Here, it is nothing to do with privacy. Here, it is to do with manipulation of public opinion and having a free run. So, I think this is where the government will act, and the government should act, is what I'll say. and I would add to this, I am also uh, completely against banning because A, it is most bans are counterproductive, True. especially when people want something. These social medias have become so big because people want it. So if people desire something and you ban it, it will always be counterproductive in ways you can't even guess or imagine right now. I can count 5 ways right now, but probably it will end up being counterproductive in 50 ways. But True. it is a platform, it is a Medan. A Medan cannot be that I am on a marshland and I keep slipping and you are on an absolute flat purpose. It cannot be that I am batting on a dead dodo wicket, scoring 400 runs where the ball doesn't seam, and you are supposed to bat in New Zealand in chilly weather where every ball is going rocketing off here, there, and everywhere. That is the problem. If they are a Medan, it's okay. If they are a True. platform, it is okay. If they are no longer a platform, then I hope Pradeep Bhandari's words come true, where he says it will not be business as usual, and we will see visible change and visible restoration in the behavior which was meant when these protections were given, that they will not face the law.
Thank you, Pradeep, for your time. Thanks, Ishkaran. Thank you so much. Be safe, take care, and be safe from COVID in Delhi. You too. Take care, brother. Thanks.